आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड का अध्याय नंबर 6। ठीक है, बहुत लेट वीडियो आया, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि हमने 5वां अध्याय तक बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि एग्ज़ाम से पहले हम आपको पूरा हिंदी बुक अच्छे से पढ़ा देंगे, तो वो हो जाएगा। आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, ये हमारा अध्याय नंबर 6 है, कविता का जनतंत्र का जन्म। इसमें आपको 3 वीडियो मिलेगी। पहला वीडियो जिसमें हम आपको कवि परिचय अच्छे से बताएंगे और पूरा मैं कविता आपको सुनाऊंगा। दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे और तीसरा वीडियो आएगा जिसमें आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो है ना, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करने के लिए तीनों वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले हमारी वर्णिका का नहीं पढ़ा है तो नीचे प्लेलिस्ट है, जाके पूरा वर्णिका पढ़ लें। अगर आपने हमारा गोधोली इससे पहले का सारा यानी कि गद्यखंड पूरा और काव्यखंड का 5वां वीडियो नहीं देखा है तो सब भी नीचे लिंक में है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। और आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद, आप लोगों ने हिंदी की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एक वीडियो 55-56 हज़ार व्यूज़ चले गए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार देते रहिए वीडियो को। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको जो लेखक हैं इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और शायद ही कोई इंसान होगा जो रामधारी सिंह दिनकर को नहीं जानता होगा, क्योंकि यह राष्ट्र कवि हैं। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सेमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बिहार के लोग। देखिए, राष्ट्र कवि हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको खोज करके आंसर मारना है रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था तो 23 दिसंबर 1908 को। कई बार आपको डेट नहीं देता है, सिर्फ ईस्वी पूछता है, तो आपको 1908 सही मारना है। ठीक है। अगला आता है कि इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। तो निधन कब हो गया? 24 अप्रैल 1974 को। ज़्यादा नहीं आता है। माँ का नाम एग्जाम में आता है मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गाँव और उसके आसपास ही ग्रहण की थी। तो एग्ज़ाम में आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, तो आंसर मारिएगा गांव या उसके आसपास। अगला आता है 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए किया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनेगा कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, तो 1928 ईस्वी में, और इंटर की परीक्षा 1932 ईस्वी में पास की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ पर उप कुलपति के रूप में रहे हैं, तो आंसर आपको खोज के मारना है भागलपुर विश्वविद्यालय में। आपसे ये पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो आंसर आपको मारना है बिहार विश्वविद्यालय में। ठीक है। इसकी माँ का नाम क्या था, तो मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह। अगला समझिए, दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे, तो आंसर मारिएगा गद्यकार थे। अगला, इसकी प्रमुख रचना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हिंदी का पेपर हो ही नहीं सकता। इसकी प्रमुख रचना पहले देखिए, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, जितना भी यहाँ पर है सब इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आता है रेणुका किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। प्रणभंग भी, हुंकार भी, सब इसकी रचना है। कुरुक्षेत्र इसकी रचना है। रसीम रथी है, नील है ना, नील कुसुम है। उर्वशी, देखिए उर्वशी बड़ा फेमस है, और उर्वशी पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे हम आपको बताएंगे कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो एग्ज़ाम में पक्के बनते हैं। ठीक है। चलिए, परशुराम की प्रतिज्ञा भी इसकी रचना है। हारे को हरिनाम, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गद्य कृति में आता है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, है ना, संस्कृति के 4 अध्याय, कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। इसके रचना कौन है ना, इसके रचनाकार कौन है, तो आंसर देना है रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार हैं। आगे समझिए, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, है ना। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ सुनकर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है खूब अच्छे से। अगला आता है, भारत सरकार की ओर से
पद्म विभूषण मिला है। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किस कवि को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण मिला है, तो आंसर आपको मारना है रामधारी सिंह दिनकर। अगला आता है वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित कवि में से कौन राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, तो आंसर आपको मारना है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आइए अब यहाँ समझते हैं कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के कवि थे। एग्जाम में आता है कि दिनकर जी के नाम के साथ कौन सा वाद जुड़ा है, तो आंसर आपको खोज के मारना है उत्तर छायावाद। नेक्स्ट है हमारा इनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना है, तो निम्नलिखित कवियों में से किस कवि में इतिहास और संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना है, तो आंसर मारना है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आता है कि इस कविता में कवि सदियों से पराधीनता सह रही जनता को स्वतंत्रता रूप में देख रही है, यानी जो जनता सदियों से मतलब कई सौ वर्षों से पराधीनता मतलब जो गुलामी सह रही है, उसका अब जो है जनता देश पर राज करने वाली है, यानी यानी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। इसलिए इस कविता में कवि ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जब आप इस कविता को मैं अगर आपके सामने पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से कवि ने जनता के संघर्ष को और जनता के घुरे हुए दिन को दर्शाया है कि जनता का दिन अब वापस आ गया है और जितने भी लोग इस पर अत्याचार कर रहे थे वो अपना सिंहासन अब खाली कर दे। तो अब आइए हम आपको पूरा कविता पढ़ के सुनाते हैं और एक एक लाइन का अर्थ समझाते हैं। ये जो कविता है ये उस समय की कविता है जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी जब देश आज़ाद हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ और उसके बाद जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1930 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं, लाइन बाय लाइन समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी। कहने का मतलब ये हुआ जो जनता सदियों से अंग्रेज़ों के पैरों तले कुचले जा रहे थे या सामाजिक लोगों के अंदर ही कुचले जा रहे थे, वह जो ठंडी राग थी वो अब सुगबुगा उठी है, यानी उसमें थोड़ा सा जान आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, यानी जो मिट्टी जिसको समझ रहे थे आज वही सोने का ताज पहनकर इठला रही है। भाव को समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, यानी जो जनता पहले शांत थी अब वो संविधान लागू होने के बाद उसको बराबर का अधिकार मिल जाने के कारण जो छोटी जाति के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उसका भी वोट का अधिकार पढ़े लिखे वोट के बराबर हो गया, यानी एक जनता का एक ही वोट। तो वो अब क्या कर रही है, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। दो राह मतलब दो रास्ता, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। नाद मतलब होता है ना ध्वनि या फिर स्वर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समय कैसा बदल गया कि जो मिट्टी था वो आज सोने की ताज पहनकर इठला रही है और जो जनता दबी कुचली थी वो आज उस पर थोड़ा सा जान आ गया है। तो पूरा लाइन हम फिर से पढ़ रहे हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कहने का अर्थ है कि जो पढ़े लिखे लोग या फिर जो मतलब कि ज़्यादा विद्वान लोग थे वही सिंहासन पर बैठते थे, वही राजा बनते थे, लेकिन वो समय अब बीत गया है और यहाँ कहा गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी कि जनता का अब समय आ गया और जनता अपनी सरकार को खुद वोट दे करके चुनेगी, है ना। तो यहाँ पर जनता का लौटे हुए दिन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट लाइन है जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, बोलता है हाँ वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्त थी जिसका कोई वैल्यू नहीं था। जाड़े मतलब कि ठंड को, जारे पाले मतलब कि जो भी जाड़े का समय है कि कसक सदा सहने वाली, जो जाड़े को सह लेती थी बिना कोई गर्म कपड़े के। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, कहता है वही जनता जिसको उसके शरीर को चारों तरफ से सांप लपेट कर चूस रहे थे। आप देखेंगे अगर पढ़े लिखे लोग या याद है ना या राजा के द्वारा जनता का शोषण किया जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, आपको पता है कि 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज सांप की तरह हमें चूस रहे थे। तो जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा
रहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अरे भाई साहब, जनता को इतना मजबूर बताया गया है यहाँ पर कि सांप मतलब उसका चूस रहा है समझिए, तो फिर भी मुंह खोल के नहीं बोलती है। वैसी जनता, आप समझ सकते हैं जनता के दर्द को कवि ने कैसे दर्शाया है कि कितना जनता उस समय आज़ादी से पहले कितना ज़्यादा वो मतलब दर्द सह रही थी। अगला तीसरा स्टेंजा कहता है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। बोलता है कि जनता मेरी लंबी बड़ी जीभ की कसम खाकर कहता हूँ, कवि कह रहे हैं जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सही बात है, जनता वेदना सहती है। अभी हाल फिलहाल में बात करते हैं, कोविड-19 का इशू हुआ और उसमें सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, तो इसमें सहना किसको पड़ा? क्या सरकार को सहना पड़ा? क्या जो भी बड़े सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रिमंडल में बैठे हैं, क्या उनको कोई दिक्कत हुआ? उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका परिवार जैसे चलता था वैसे चल रहा है। लेकिन सहना किसको पड़ा? जनता को। तो हमेशा जनता को सहना पड़ा है, चाहे वो आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की, अभी भी जनता को ही सहनी पड़ती है और सहना भी पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ही स्वाभाविक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? कहता है जनमत मतलब जन मतलब लोग, मत मतलब उसका कहना, यानी कि जनमत मतलब लोगों का इस पर क्या कहना है ना। है प्रश्न गूढ़, बोलता है बड़ा अच्छा ही प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है ना। जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहते हैं कि जनता को मान लीजिए एक फूल है जिसको किसी बात का एहसास ही नहीं है कौन तोड़ रहा है। दौना मतलब होता है एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा टोकरी टाइप का जिसमें फूल को सजाया जाता है। तो कहते हैं मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूधमुही समझते हैं? दूधमुही मतलब होता है छोटा बच्चा, जिसको मतलब कि कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। कहते हैं या तो जब कोई दूधमुही बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको भी आदमी फुसलाने के लिए खिलौना देता है पहले, और जब खिलौना से नहीं मानता है तो फूल उल तोड़ करके हाथ में दे देता है। तो समझो जनता का उतने वैल्यू था, जनता का आज़ादी से पहले उतने वैल्यू था जितना एक फूल का वैल्यू है कि चलो नहीं मान रहा है बच्चा तो तोड़ के हाथ में थमा दिया, उतने वैल्यू जनता का है। यानी जनता को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब बताया गया है ऐसा कि मजबूर थी जनता। अगला समझिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लें, ठीक है ना। अगला है, लेकिन देखो कविता थोड़ा सा हार्ड है, सब कविता में सबसे ज़्यादा हार्ड यही है, लेकिन आपको समझना है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। बोलता है लेकिन अब जो है भूडोल मतलब पृथ्वी हिल रही है, बवंडर मतलब हवाओं का बवंडर उठ रहा है। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। बोलता है जनता जब गुस्से से भ्रुकुटी मतलब ये जो भ्रुकुटी इसको चढ़ाती है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। कहता है दो ही रास्ता है आपको समय के घर का, है ना, समय के रथ का जो समय चेंज हुआ है इसका नाद सुनिए, यानी स्वर सुनिए, है ना। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कहा जा रहा है कि वो लोग जो राजा बन के थे, वो लोग जो देश पर शासन कर रहे थे, या वो लोग खुद को ही मालिक जो समझते थे देश का, उसे कह रहे हैं कि अब अपना सिंहासन खाली कर दीजिए क्योंकि जनता आ रही है, क्योंकि देश में जनतंत्र का जन्म हो गया है। जन मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, यानी लोगों का शासन यहाँ पर शुरू हो गया है, इसलिए आप लोग अब सिंहासन खाली कर दीजिए। अगला समझिए, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। कहते हैं कि जो लोग देश पर राज करते थे उनकी जो महलें हैं वो जनता की हुंकार से, जनता के हल्ला करने से, चिल्लाने से उनकी महलों की जो नींव होती है ना, नींव जो होती है नीचे वाला पर्सन, वो उखड़ जाती है। तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता के जो सांस लेने की स्पीड है, सांस लेने के कारण ही उनकी जो ताज होती है, सिर पर जो मुकुट होता है राजा का या फिर किसी मुख्यमंत्री का, किसी का भी, तो उसका वो क्या होता है, उखड़ जाता है। जनता की रोके रहा समय में ताब कहाँ। बोलता है कि अब जनता को रोक ले समय, अब इस समय में भी इतना ताब नहीं है कि वो जनता को रोक सके। कहते हैं जनता
कि रोके रहा समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। यानी जनता का अब ऐसा समय आ गया है कि जनता जो चाहेगी, जिधर डायरेक्शन मोड़ना चाहेगी उस उधर मुड़ जाएगी। ठीक है ना। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बोलता है कि कई अवध से, अवध मतलब किताब में दिया गया होगा, अवध का मतलब होता है वर्ष, यानी कई साल से, कई शताब्दियों से, सहस्त्राब्द का अंधकार, यानी कि जनता जो है कई शताब्दियों से, कई वर्षों से अंधकार में है। आगे समझते हैं। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, यानी है अंबर जो आकाश है उसका आकाश अब साफ हो गया है। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, यह और नहीं कोई जनता के स्वपन अजय हैं। कहता है कि अब जो है आकाश साफ हो गया है और चंद्रमा और सूर्य पहले से ज़्यादा साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लगता यही है कि जनता का जो अजय स्वपन है, जो जनता का स्वपन है वो अब पूरा हो रहा है। तीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। तीरते तिमिर यानी कि जो उसकी रोशनी है सूर्य और चंद्रमा की, वो क्या है, उमड़ते आते हैं, यानी बहुत मतलब कि अच्छे से साफ सुथरा आ रहा है। आगे समझिए। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा है, यानी कि आपको पता होगा सबसे विराट है जनतंत्र। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी विश्व में सबसे बड़े लोग यहाँ पर वोट करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वोट करते हैं लोकतंत्र में। ठीक है। तो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 मतलब होता है, 33 ही कोटि मतलब होता है करोड़। कहा गया है कि जनता के लिए 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, मतलब कि एक दूठो सिंहासन नहीं चाहिए। अब 33 करोड़ लोग हैं तो 33 करोड़ भी इसको बैठने के लिए सिंहासन यानी कुर्सी चाहिए। अभिषेक आज राजा का नहीं, कहते हैं अब जो है अभिषेक यानी टीका लगाना राजा का नहीं होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यानी जितनी भी प्रजा है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हुई है। कोई भी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री कुछ भी बनेगा तो जनता के बिना चाहने से नहीं बनेगा। इसीलिए आज अभिषेक राजा का नहीं जनता का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, कहते हैं एगो मुकुट से काम नहीं चलेगा, 33 करोड़ मुकुट लाइए और सब जनता को पहनाइए। ठीक है ना। आगे हंसी भी आ रहा होगा। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, बोलता है कि हाथ में आरती लेके आप किसको ढूंढ रहे हैं। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, राज प्रसाद में, तहखानों में कहाँ ढूंढ रहे हैं। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आज भगवान खोजने के लिए जिसकी आप आरती करना चाहते हैं, आपको ना तो मंदिर जाना है, ना तो कोई राज प्रसाद जाना है, ना तो कोई ठिकाना। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, तो आपको देवता कहाँ मिलेंगे। सड़कों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं ना, गिट्टी तोड़ रहे हैं, वही आज भगवान हैं। आज का मतलब समझ रहे हैं। जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उस दिन की बात कर रहे हैं, है ना। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। देवता या तो आपको गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, या तो खेतों में या खलिहानों में। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि देवता कहाँ मिलेंगे, तो ऑप्शन में खोज के मारना खेतों खलिहानों में। नेक्स्ट है फावड़े और हल। फावड़ा आप लोग समझते होंगे, मट्टी को काटने वाला फावड़ा होता है और हल होता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को तैयार हैं। राजा का जो दंड होता है, जो वो वही राजदंड बनने के लिए आज क्या है, फावड़े और हल तैयार हो रहे हैं, है ना। धूसरता सोने के श्रृंगार से सजाती है। धूसरता सोने से, रुक जाओ एक सेकेंड। धूसरता मतलब क्या होता है। धूसरता मतलब होता है मटमैलापन। तो मटमैलापन सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहराए समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। तो ये हमारा पूरा कविता था और हम आपको बताएंगे कि इस कविता को, ये थोड़ा सा कठिन कविता था, इसका अर्थ समझाना, फिर भी हमने प्रयास किया, जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने आपको समझाया है। और मेरे ख्याल से अगर आप इसको पूरा कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो लेखक परिचय से मैंने पहले ही बताए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम इसका क्या था, और इन्होंने कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से इंटर किया, कहाँ पर उप कुलपति रहे, और इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, किस रचना पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस रचना पर इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत सरकार के द्वारा इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये सब मैंने आपको बता दिया है।
अब हम आपको बताते हैं कि कविता से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव वही बनता है कि आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो खेतों और खलिहानों में, है ना। तो सिंहासन खाली करो कि डॉट डॉट आने वाली है, तो आंसर में भरिएगा जनता आने वाली है ना। जनतंत्र के जन्म का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि जनतंत्र का जन्म होता है किसी भी बच्चे का दिन में, इसलिए इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर होंगे। राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव करा देते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, जाइए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक लिंक मिलेगा, उसको भी कर लीजिएगा, है ना। और हिंदी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो ऐसे मैंने ऑफ़र बंद कर दिया था। आप लोगों को पता है कि हम 50 रुपये में हिंदी का PDF देते थे, लेकिन मैंने बोला था पहले 200 स्टूडेंट के लिए ही है, जो कि पूरा हो चुका है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर और कुछ बढ़ा दीजिए, तो मैं अगले और 200 स्टूडेंट को ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि हमारा ये नंबर है 7700879453 पर आप लोग कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद आपको 50 रुपये में हिंदी का पूरा बुक का आपको निचोड़ मिलेगा, यानी नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आपको वर्णिका भी फ्री में मिलेगा। इस बार आखिरी 200 बच्चों को हम दे रहे हैं, इसके बाद ये नहीं देंगे हम। ठीक है, तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिए। आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से आप मुझे पेमेंट करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। और कई है ना, कुछ लोग समझते हैं कि हम 50 रुपये खर्चा नहीं करेंगे, तो एक बात बताते हैं, 50 रुपये के चलते अगर आपका एग्ज़ाम में कुछ नंबर कम आ जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो आप लोगों को मेरी यही सलाह है, इस नंबर पर कॉल करके जल्दी से नोट्स ले लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, दूसरी बात है, हमारा टेलीग्राम इसी नाम से दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग जुड़ जाइए। हमारा वेबसाइट भी है disaonlineclasses.com, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा हिंदी आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर ही मिल सकता है, उसके लिए नीचे लिंक प्लेलिस्ट है, जाकर के सारी वीडियोस को देख लीजिए। आपका हिंदी में 90 से ज़्यादा नंबर लाने का टारगेट पूरा हो जाएगा अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देख लेते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।